बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम ईटी से शो करते हैं। एनर्जी के लिए हमने ई लिखा है और टी जो हमने लिखा है थ्रेशोल्ड के लिए। तो थ्रेशोल्ड को समझने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझने से पहले ये जो वर्ड हमारे पास थ्रेशोल्ड, इसको आप समझें। जैसे थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है अ लेवल, अ पॉइंट, अ लेवल एट विच वन स्टार्ट्स टू रिएक्ट टू समथिंग। Another meaning of threshold is starting point or the beginning। मतलब आप यूं समझें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली एक वो पॉइंट होती है या ये वो वैल्यू होता है या वो लेवल होता है जहाँ पे एनी हाउ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को वहां तक पहुंचना है फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलियन। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो एक लेवल होती है, अगर वहां तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे तो कभी भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be possessed by the molecules in order to undergo the effective collision। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की तरह जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन थ्रेश थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए ये ज़रूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक सर्टेन लेवल तक, एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचना होता है टू कॉज द इफेक्टिव कोलियन फॉर द रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखें यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लेवल और अ पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का मतलब सेम, मतलब एक एनर्जी का एक लेवल होता है, एनर्जी का एक पॉइंट होता है कि वो फिक्स होता है हर रिएक्टेंट के लिए। कोई भी अगर रिएक्टेंट हो वो वहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उस लेवल, उस पॉइंट पे, उस स्टार्टिंग पॉइंट पे, उस बिगनिंग पॉइंट पे उनको एनी हाउ पहुंचना होता है। That is why we call it the threshold energy। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी में आप देख सकते हैं कि दो वर्ड्स है हमारे पास, एक्टिवेशन और एनर्जी होती है। इसको हम शो करते हैं ई ए से, ई फॉर एनर्जी और ए फॉर एक्टिवेशन। अच्छा, एक्टिवेशन नाउन है, ये एक्टिवेशन वर्ड, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से आई ओ एन को अगर हटा दें और ई लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? एक्टिवेट। अच्छा, एक्टिवेट में से आप एक्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट होना। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करे टू फॉर्म द प्रोडक्ट। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को इतना एक्टिव बनाए कि वो फौरन प्रोडक्ट बना दे। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में। अब आप देखें कि अगर आपके पास आर है रिएक्टेंट एंड पी इज ए प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactant to get converted into product। मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, that is known as the activation energy। बेसिकली अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स है वो इनएक्टिव है, उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपको देनी पड़ेगी।
तो फिर ये होगा कि जो आपके पास जो रिएक्टेंट है वो फौरन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, दिस इज वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के ऊपर हमने पोटेंशियल एनर्जी को रखा है और ये जो एक्सिस है यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे देखें आप दो लाइन ड्रा कर इस तरह से हॉरिजॉन्टल, दिस इज ब्लू एंड दिस इज रेड। ब्लू पे हमने सपोज किया है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो टॉप पे ये जो मैक्सिमम पॉइंट है इस पे देखें, ये जो मैंने डॉटेड ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब एक ये सर्टेन वैल्यू होता है, ये एक सर्टेन पॉइंट है, या आप इसको कहें कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एनी हाउ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू टच दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। यहां से लेकर यहां तक जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसको जब टच करेंगे तो फौरन जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो यहाँ तक नहीं आ सकते, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। ये लेवल है, दिस इज द वी कैन से दिस इज द फिक्स्ड लेवल। तो ये फिक्स्ड लेवल है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है एनी आप इस आप कह सकते हैं कि इस बैरियर को, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी पॉइंट को, इस वैल्यू को, इस बिगिनिंग पॉइंट को, इस स्टार्टिंग पॉइंट को टच करना है। तो दिस इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अच्छा, अब आपके पास ये रिएक्टेंट है जिसको मैंने आर से लिखा है। अच्छा, अब रिएक्टेंट को यहां से लेकर वो इस डॉटेड लाइंस को टच करना होगा। अब रिएक्टेंट कैसे जाएंगे? तो रिएक्टेंट को हम एडिशनल या एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप देख सकते हैं कि दिस इज रिएक्टेंट और ये आपके पास ऊपर वाला जो दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा डिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, क्योंकि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी इनको रिक्वायर होगी, ठीक है ना। फिर आपके पास जो ये रिएक्टेंट है ये फौरन आपको देखें ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें ये जो हमने लिखा है दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और ये जो ऊपर है ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आपको जो गैप नजर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, इसको हमने शो किया ई से, दिस इज इंटरनल एनर्जी। देखिए, कोई भी रिएक्टेंट हो, चाहे आपके पास प्रोडक्ट हो, उनके पास ना कोई एनर्जी तो होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, उसको आप कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो होती है। तो उसको हमने शो किया है ई से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर और इस लेवल तक दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने बनाया दिस इज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऊपर होते हैं और प्रोडक्ट आपके पास नीचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डिफरेंस अगर आप नोट करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस विल बी डेल्टा, ये डेल्टा एच हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एच। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एच, क्योंकि एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है। अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, ठीक है। वी हैव अनदर ग्राफ दैट वी कैन सी। आप इधर देख सकते हैं कि जो ईटी है दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बराबर होती है एक्टिव एनर्जी प्लस एवरेज इंटरनल एनर्जी के। अब हम इसको और समझते हैं फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो हमारे पास देखिए ग्राफ आप देख रहे हैं कि दिस इज द फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे वाई एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आपके पास। अब देखें
एंडोथर्मिक में एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें ये होता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो नीचे होते हैं और प्रोडक्ट जो होती है वो ऊपर होती है। तो यहाँ से आप ग्राफ को ड्रा करेंगे और जाकर देखें ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये टच करेंगे, फिर ये फौरन देखेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास इतना जो बड़ा डिस्टेंस नजर आ रहा है, जो एनर्जी का जो गैप नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। तो यहाँ से लेकर रिएक्टेंट को अगर यहाँ तक जाना है तो डेफिनेटली दे नीड सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, so the reactant molecules can be converted into product। यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये हमारा देखें, ये हमारा एक कांस्टेंट, ये देखिए ये पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस लेवल पे आ जाएंगे तो इस लेवल पे हम ये कह सकते हैं द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सो रिएक्टेड, सो एक्साइटेड दैट दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। अब जब आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी तो फिर ये होगा कि यहाँ से ये जो लेवल है बिल्कुल रिएक्टेंट के सामने, देखिए मैंने ये डॉटेड लाइन ड्रा किया है और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, तो इसको हम शो करते हैं डेल्टा एट से। नाउ लेट्स डिस्कस another graph that catalyzed and non-catalyzed reactions। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ है for the catalyzed reaction and for the non-catalyzed reaction। एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेस पे आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ देखेंगे कि दो ग्राफ, एक को मैंने ब्लैक पेन से ड्रा किया है और दूसरे ग्राफ को हमने ब्लू पेन से ड्रा किया है। ये जो ब्लैक जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये विदाउट कैटलिस्ट है। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ से जब आप देखेंगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जब आप देखेंगे तो आपको नजर आ रही होगी कि दिस इज द मैक्सिमम, इसका वैल्यू मैक्सिमम है। देखिए यहाँ से आप देखें दिस और दिस पॉइंट, आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन जैसे मैंने रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट, कोई एंजाइम वगैरह अगर आपने ऐड करवाया तो फौरन जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये ड्रॉप हो जाएगा, इस लेवल तक आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखिए एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कम हो गई। अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ तो आपको एक बड़ा बिग डिफरेंस नजर आएगा। हम कह सकते हैं कि जब आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो भी कम हो जाएगी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी भी ये ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर से ये यहाँ तक आ जाएगी। ये रिएक्टेंट है और दिस इज द रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये क्या है, दिस इज इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी है एंड दिस इज अ प्रोडक्ट, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। दिस इज, these are the reactant and these are the products। तो हम कह सकते हैं कि catalyst have a positive effect on the rate of a chemical reaction। अगर आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो डेफिनेटली that will accelerate the rate of the reaction। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कमी कर देते हैं।